नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल पहल जन सेवा संस्थान अजमेर की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में 12वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पानी और ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। बोलो पहुंचे हैं प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करेंगे। देखिए, शहर की प्रतिभाएं, समाज की प्रतिभाएं हम सब का भविष्य है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जब अगले 25 साल में विकसित होने की दिशा में इस अमृत काल में यात्रा प्रारंभ कर चुका है, तब जो सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी है वो अभी वर्तमान की पीढ़ी है, जो न केवल इस अमृत काल में राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र में इस संपरिवर्तन का काम करेगी, उसका वाहक बनेगी, अभी तो साथ साथ में आने वाले समय में विकसित भारत का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम करेगी। ऐसे में निश्चित रूप से इस पीढ़ी को संभालना, संवारना, संजोना, प्रोत्साहित करना ये हम सब का दायित्व है, कर्तव्य है, क्योंकि कोई भी देश केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या संसाधनों से विकसित नहीं होता, महान नहीं बनता। वो उसके ह्यूमन रिसोर्स पावर से, उसकी जनशक्ति से जो है वो महान होता है। तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का प्रतिवर्ष का कार्यक्रम जो आदरणीय अनीता जी करती हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। और इस नाते अजमेर से, जहां मेरा बहुत पुराना नाता सब कार्यकर्ताओं से रहा है, मुझे अजमेर आने का सुअवसर मिला है। मैं उसके लिए भी अजमेर भारतीय जनता पार्टी परिवार का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। बंदी गंगा कार्यक्रम चल रहा है देश में, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आबादी के विस्तार के साथ में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ साथ भारत जिस तरह से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, आने वाले समय में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जो लक्ष्य हम लगभग 2027 तक प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। लेकिन सारा विश्व के आर्थिक दृष्टिकोण से समीक्षा करने वाले सभी लोग इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले हर 7 या 8 साल में अब दुगनी होती रहेगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, 7-8 साल पहले लगभग 2 ट्रिलियन पर थी। आने वाले 22-23 वर्ष का समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प किया है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे 2047 तक, इस 22 साल के कालखंड में इस गति से अर्थव्यवस्था बढ़ते हुए 3 बार गुणात्मक वृद्धि को प्राप्त करेगी। 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास, उसकी पानी की आवश्यकता और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ये आनुपातिक होती है, उसी के साथ साथ में बढ़ती है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ में भारत के पानी की आवश्यकता भी उसी अनुरूप बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में प्रयास किए हैं, लेकिन राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने पानी की महत्ता को समझते हुए और राजस्थान में उसकी आने वाली कमी या आने वाले समय में होने वाली कमी को पहले से अपने दृष्टि में रखते हुए जल के आंदोलन को प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप जन जन का आंदोलन बनाने का ऐसा फैसला किया है। पूर्व में भी जब आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार थी, तब राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना बनी थी। मुझे उस समय देश के जल शक्ति मंत्री के नाते कायम करने का सौभाग्य मिला था और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि पूरे देश भर में जितनी गतिविधियां उस समय संचालित हुई थी, उसमें सर्वाधिक परिणामदायक अगर कोई थी तो राजस्थान की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना थी, क्योंकि वो तकनीकी के आधार पर जिस जगह पर जिस तरह का इंटरवेंशन की आवश्यकता है उसके अनुरूप खड़ी की गई थी। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार भी ये जो कार्य योजना बनी और जो कार्य शुरू हुआ है,
निश्चित ही वो बहुत परिणामपरक होगी। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ में नजर आ रही देखिए, मैं आपको एक विषय बताता हूँ। किसी एक पार्टी के दो नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री या उनके पूर्व पीसीसी चीफ, अगर उन दोनों का मिलना अपने आप में समाचार बने तो समझ जाना चाहिए कि दूरियां कितनी हैं और असहजता कितनी है। देर से आए हैं लेकिन साथ आए हैं, क्योंकि उनके दल में जिस तरह का बिखराव है, जिस तरह की टूटन है, जिस तरह का क्षरण है, मैं तो उनके दल की योजना और उनके व्यक्तिगत विषयों पर टिप्पणी किए बिना उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस तरह से हर वर्ष हम विलक्षण प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, उसी तरह से इस वर्ष भी अजमेर शहर में सभी विद्यालयों में 90% या उससे अधिक अंक लाने वाले जो हमारे विलक्षण विद्यार्थी हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उन विद्यार्थियों को आज सम्मान का कार्यक्रम यहाँ हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मुख्य उद्बोधन रहा है। माननीय नारायण लाल जी गुप्ता जी ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया है, जो रुकता राष्ट्रीय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से सभी विद्यार्थी बड़े उत्साह से, बड़े प्रेरणा से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। जो अजमेर के टॉपर्स रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कला हो, चाहे साइंस हो, टॉपर्स का 2 मिनट का उद्बोधन यहाँ कराया गया है, उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जिस तरह का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और बोलने की जो स्किल बच्चों में दिखाई दी, वो निश्चित रूप से भारत के निर्माता बनने वाले हैं। ऐसे बच्चों को मैं भविष्य की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हमें उन्होंने सेवा का जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं सभी अभिभावकों को और सभी संस्था प्रधानों को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा बने और हमें ये सेवा का अवसर दिया। कितने छात्र छात्राओं को आज 518 छात्र छात्राओं को आज हमने सम्मानित किया है। 58 विद्यालय, अजमेर के ऐसे 58 विद्यालय हैं जिनके बच्चों को आज हमने पुरस्कृत किया है। सभी जिसको आज आपने स्टेज पर बोलते हुए देखा है, सुनते हुए देखा है, ये पीढ़ी कितना ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर अपने आप को अडॉप्ट कर पाती है उस गोल अचीवमेंट के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन से जब कोई समाज गुजरता है तब उसके हर स्टेक होल्डर की, हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जिम्मेदारी होती है और सभी को सामूहिक रूप से उस ट्रांसफॉर्मेशन के का हिस्सा बनना होता है। कुछ लोग उसके एक्टिवली सहभागी बनते हैं, कुछ लोग पैसिवली सहभागी होते हैं और भारत जैसे विशाल देश में शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मूक दर्शक बन करके उसे देखते रहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ये क्योंकि ऐसे सेगमेंट के बच्चे जिनसे मैं बात कर रहा था, जिन्होंने अपने 12th क्लास के एजुकेशन में एक्सेल किया है, बेस्ट मार्क्स जो है लेकर के आए हैं, तो निश्चित रूप से इनकी जिम्मेदारी और बड़ी है और हम सब ने उनको इसी दृष्टिकोण से उनके साथ में बातचीत की है, चर्चा की है। लेकिन एक बात मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि आज की पीढ़ी की जो क्लैरिटी टुवर्ड्स सब्जेक्ट्स है, उसको देख करके लगता है कि निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत के बच्चों ने जिस तरह से पिछले वर्षों में भारत के बेटे बेटियों ने ऐसे जीवन के हर विधा में, हर क्षेत्र में हम अपने आप पे गर्व कर सकें, ऐसे अवसर भारत के 140 करोड़ लोगों को दिए हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये पीढ़ी भी निश्चित रूप से ऐसे नए अवसरों का सृजन राष्ट्र के लिए करने वाली है। विलक्षण प्रतिभाओं के सम्मान के इस समारोह में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला, जहां अजमेर शहर के विभिन्न विद्यालयों में जिन छात्र छात्राओं ने 90% से ज़्यादा अंक 12वीं कक्षा में प्राप्त किए हैं, उन सब लोगों का अभिनंदन, उन सब का सम्मान हो रहा है। हमने देखा किस तरह से टॉप 10 स्टूडेंट्स ने आकर के अपने विचार रखे, अपनी बातचीत के और सबके सामने रखा, अपने अनुभवों को साझा किया। उन सब बच्चों की बातचीत को देख करके, उनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को देख करके, उनके विचारों में जिस तरह की क्लैरिटी है, अपने गोल्स को लेकर के जिस तरह से क्लैरिटी है, भारत की वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान विषयों को लेकर के जिस तरह की जागरूकता उनमें है, ये निश्चित रूप से मन को प्रसन्न करने वाली है, मन को छूने वाली है। इस तरह के प्रयास और भी अधिक सार्थक और आवश्यक इसलिए हैं, यह अभिनंदन के कार्यक्रम इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047 तक जिस भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं,
उस भारत में केवल संसाधनों की अभिवृद्धि या इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देश विकसित नहीं हो सकेगा। इस देश को विकसित बनाने के लिए देश की पीढ़ी को विकसित करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। दुनिया के सारे ऐसे फील्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के रोबोटिक्स से लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग से लेकर के बायोमेडिकल से लेकर के और डेटा प्रोसेसिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग तक, ऐसे सारे विषय, उन सब विषयों को लेकर के हमारी आने वाली पीढ़ी समृद्ध और सशक्त हो, इस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। और क्योंकि ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, अपने आप को एक्सेल किया है, ये निश्चित रूप से ऐसी जागती हुई ज्योति का अभिनंदन करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है और इस समय की आवश्यकता और मांग भी है। ऐसा कार्यक्रम आदरणीय अनीता जी ने निरंतर ये आयोजित करती रही है, इस बार भी आयोजित किया है। मैं उसके लिए इनका अभिनंदन करते हुए सब बच्चों को, उनके परिजनों को, उनके टीचर्स को, उनके माता पिता को उसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। सर, आपने एक गंभीर विषय अपने वार्ता का क्रम जारी है, मुझे पूरा भरोसा है कि इसका शांतिपूर्वक समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पुष्कर आगमन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत ने मुख्यमंत्री के पुष्कर आगमन की तैयारियों को लेकर निर्देशित किया। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हमारे तीर्थराज पुष्कर पधार रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री सरोवर पूजन करेंगे, वर्मा जी के दर्शन करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी हमारी राजस्थान सरकार का जल स्वावलंबन पखवाड़ा चल रहा है। 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम हर गांव ढाणी ढाणी हमारी सरकार के और हमारे कार्यकर्ता और आमजन को जोड़ के बरसात का पानी हम कैसे बचा सके, हमारी जो बावड़ियाँ है, रिवर है, तो हमारे नाले हैं, तालाब है, वो कैसे सुरक्षित रहे, कैसे हमारा जो बरसात का पानी है, कैसे सरफेस वाटर हम अधिक से अधिक बचा सके। और इस पखवाड़े के तहत हम आम लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आप सब लोग संकल्पित रहे कि हमारा जो बरसात का पानी है वो हमको कैसे बचा सके। इसके अलावा भी हमारा जो आम जीवन में, दैनिक दिनचर्या में हम अधिक से अधिक पानी की बचत करें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम हमारी जो भूमि का गर्भगृह है उसके अंदर पानी उनका भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकें। कल सीएम साहब कितनी बजे तक आ जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सीएम साहब का अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो 11:30 के लगभग आ जाएंगे। बीती शाम निर्जला एकादशी के अवसर पर पवित्र पुष्कर सरोवर में ठाकुर श्री राधे जी का नौका विहार मनोरथ आयोजित किया गया। आयोजक राकेश भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया, धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने की भीषण गर्मी में यदि लड्डू गोपाल जी को नौका विहार करवाकर उन्हें ठंडक प्रदान कराई जाए तो अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये निर्जला एकादशी के अवसर पर हम हर साल ठाकुर जी का नौका विहार करवाते हैं। तो हमारे घर पर जो ठाकुर जी विराजमान है, राधे जी सरकार, तो उनका सप्तऋषि घाट पर नौका विहार करवाया गया एकादशी के अवसर पर। काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उसका लाभ लिया, ठाकुर जी को नौका विहार करवाया और भजनों का आनंद लिया। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि हर साल गर्मी के मौसम में ऐसा मान्यता है कि भाई ठाकुर जी को यदि अपन नौका विहार करवाएं तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, उन्हें भी थोड़े गर्मी से राहत मिलती है। और सरोवर के जल में और तीर्थों के जल में यदि नौका विहार कराई जाती है तो उसका तो अक्षय गुणा फल है। तो हम हर साल पवित्र सरोवर पर ही नौका विहार करवाते हैं और एक निर्जला एकादशी को ही करवाते हैं ताकि सभी श्रद्धालु इसका पुण्य लाभ ले सकें। आपका नाम? राकेश भट्ट। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने आज आयोजित संडे ऑन साइकिल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यात्रा के अवसर पर कहा कि वर्तमान समय की मूलभूत आवश्यकता साइकिल संस्कृति को अपनाना है। इससे एक और आम नागरिक स्वस्थ रहेगा, वहीं हम प्राकृतिक संपदा को भी संरक्षित करने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने पेट्रोल एवं डीजल के वाहनों के कम से कम उपयोग करने का आह्वान किया। ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है संडे ऑन साइकिल्स, ये जो फिट इंडिया मूवमेंट हमारा चल रहा है उसका एक पार्ट है। और फिटनेस के लिए साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और किसी न किसी एक्सरसाइज को हमें फिटनेस के लिए अपनाना चाहिए। अभी कुछ दिनों बाद विश्व योगा दिवस भी मनाया जाएगा, उस पर भी हम लोग योगा करेंगे और बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं फिटनेस के लिए वो भी की जा सकती हैं। तो आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और लोगों के उत्साह को देख करके बड़ी खुशी हो रही है और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ। सभी लोग स्वस्थ रहें, फिट रहें और किसी न किसी एक्सरसाइज को करते रहें।
ये एक्चुअली हमने साइकिल जोन संडे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का एक कैंपेन है पूरे इंडिया में साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए। और इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग करें, जिससे उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव हो, साथ में एनवायरनमेंट को भी हम सेव करें। तो इसी स्पिरिट के साथ हम लोगों को साइकिलिंग को प्रमोट करना है, जिससे हम हेल्दी रहें। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। रूट क्या रहेगा इसका? रूट ये रहेगा, हम लोग यहाँ से स्वामी कॉम्प्लेक्स होते हुए अपना बजरंगगढ़ चौराहे होते हैं, अनासागर चौपाटी से अनासागर लिंक रोड होके और सर्कुलर रोड होके वापस डीआरएम ऑफिस में इसको ख़त्म करेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट? इसमें रेलवेज के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा और भी जो जैसे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बाकी जो वॉक करने आते हैं, उन सबको इंक्लूड किया है। एक कैंपेन है जिसमें सब लोगों को एनकरेज करना है साइकिलिंग के लिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। शुभ नाम और डेजिग्नेशन? मैं सीएनडी में CNW हूँ, एडीसी सेक्रेटरी प्रदीप कुमार। थैंक यू। परम प्रिय श्री सदगुरु के प्यारे बाबा जी के दुलारे सदा प्रसन्न रहो के आशीर्वाद श्री बाबा तुलसीराम साहिब जी के पूजनीय सदगुरु स्वामी 1008 बाबा तुलसीराम साहिब जी का 57वां वार्षिक उत्सव श्री तुलसी किशन धाम सेवा मंडल श्री तुलसी किशन धाम सिंधी कॉलोनी ईसाई मोहल्ला अजमेर में उनके निवास स्थान पर इस वर्ष शुक्रवार 13 जून से रविवार 15 जून 2025 को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। परम प्रिय श्री सतगुरु के प्यारे बाबा जी के दुलारे सदा प्रसन्न रहो के आशीर्वाद श्री बाबा तुलसीराम साहिब जी की पूजनीय सदगुरु स्वामी 1008 बाबा तुलसीराम साहिब जी का 57वां वार्षिक उत्सव श्री तुलसी किशन धाम सेवा मंडल श्री तुलसी किशन धाम 25/1160 सिंधी कॉलोनी ईसाई मोहल्ला अजमेर में उनके निवास स्थान पर इस वर्ष शुक्रवार 13 जून से रविवार 15 जून 2025 को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस महोत्सव में विद्वान गुणी संत महात्मा लोग सर्व भारत से पधार कर अपनी मधुर वाणी द्वारा सत्संग कीर्तन एवं जीवनोपयोगी धर्मोपदेश देंगे। सभी प्रेमी गुरु भाइयों से प्रार्थना है कि इस महान पवित्र वार्षिक उत्सव में पधार कर श्रद्धालु लाभ प्राप्त करें। कार्यक्रम का प्रारंभ 13 जून 2025 प्रातः 9 बजे से 12:30 बजे तक श्री झंडा साहिब रोहण तथा वार्षिक उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक बहराना साहिब व संतों द्वारा सत्संग कीर्तन किया जाएगा। 14 जून 2025 शनिवार प्रातः 9 बजे से 12:30 बजे तक संतों द्वारा सत्संग एवं प्रवचन। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक श्री सुखमनी साहिब का पाठ एवं सत्संग होगा। 15 जून 2025 रविवार प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक सिद्धांत सागर ग्रंथ साहिब का भोग एवं संतों द्वारा भजन। दोपहर 1 बजे आम भंडारा एवं वार्षिक उत्सव का समापन होगा। कार्यक्रम में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन व भजन शब्द कीर्तन के समय दरबार में उपस्थित रहकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिंधी बाल संस्कार शिविरों के आयोजन में उपस्थित रहने वाले बच्चों को नियमित रूप से साप्ताहिक अध्ययन के लिए भी बच्चों को तैयार रहना चाहिए। परिवारजन नियमित संस्कारवान बनाने के लिए संगठन व आध्यात्मिक केंद्रों से जोड़े रखे, ऐसे आशीर्वचन भारतीय सिंधु सभा अजयनगर इकाई की ओर से मेडिटेटिव स्कूल में चल रहे सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन अवसर पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास ने कहे। सिंधी बाल संस्कार शिविरों के आयोजन में उपस्थित रहने वाले बच्चों को नियमित रूप से साप्ताहिक अध्ययन के लिए भी बच्चों को तैयार रहना चाहिए। परिवारजन नियमित संस्कारवान बनाने के लिए संगठन व आध्यात्मिक केंद्रों से जुड़े रखें, ऐसे आशीर्वचन भारतीय सिंधु सभा अजयनगर इकाई की ओर से मेडिटेटिव स्कूल में चल रहे सिंधी बाल संस्कार शिविर के समापन अवसर पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास ने कहे। महंत ने कहा कि सिंधु सभा के कार्यकर्ताओं की ओर से किए जा रहे प्रयास सराहनीय है और इन्हें नियमित सेवा से मातृभाषा का भी ज्ञान बढ़ा है। संगठन मंत्री निरंजन शर्मा ने कहा कि शिविरों के आयोजन में मातृशक्ति व युवा कार्यकर्ता सहभागी हैं और समाज के हर वर्ग की भी सहभागिता है। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के ज्ञान के अलावा बाल्यकाल में मातृभाषा से जोड़ना नई शिक्षा नीति का अंग है। जिला मंत्री रमेश वलीरमाणी ने बताया कि शिविर में बच्चों को सिखाए गए गीत व कविता का मुख्य कार्यक्रम में सराहनीय प्रदर्शन किया गया व सभी को सम्मानित भी किया गया। शिविर में उपस्थित सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट किए गए। परिवारजनों की ओर से अनुभव कथन भी दिया गया। रामगंज सब्जी मंडी में आज टेम्पो चालकों द्वारा की गई कथित मारपीट की घटना के विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शित किया। किसानों ने मंडी का मुख्य गेट बंद कर आक्रोश जताया, जिससे करीब आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। प्रभावित किसानों ने बताया कि टेम्पो चालकों की बदसलूकी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे मंडी में कामकाज प्रभावित हो रहा है। कहां से आते हो और क्या हुआ? सर मैं खानपुरा से आता हूँ, किसान हूँ और भिंडी लेकर आया था। तो जस्ट क्या टेम्पो खड़ा था तो उसको हटाने के लिए बोला था, हटाया नहीं और आते ही 5-7 जने मेरे को मारने लग गए। मैं गाड़ी पे बैठा था
कौन लोग हैं और क्या हुई थी बात? बात कुछ नहीं हुई थी सर उनसे तो, और वो आते मेरे को मारने लगे, टेम्पो हटाने की बोला तो वो बोले तेरे बाप का थोड़ी है, ऐसा बोलने लग गए वो। और आपके साथ मारपीट? हाँ। कौन लोग थे? कई नाम, कन्हैया गुजर, सत्तू गुजर, शिवराज गुजर, श्यामा गुजर। तो क्या हमेशा की है ये? सर ये हमेशा की है। जी। फिर आप लोगों ने क्या किया? सर गेट बंद कर दिया, क्या करे किसान। अब खोल दिया? सर बिल्कुल खोल दिया, रिपोर्ट लिखाने आगे। आपका नाम? गुमान सिंह रावत। मंडी में आज क्या हुआ? आज एक किसान जो खानपुरा से मेहनत करके फसल तोड़ के लेकर मंडी पहुंचाने आया था, तो उस उपरांत कुछ टेम्पू चालक है जो इनका गुंडा राज है। आए दिन ये हाथों में चांदी के बड़े बड़े कड़े पहनकर कभी किसानों के सिर फोड़ देते हैं, कभी क्या, इनकी आए दिन की दादागिरी है। तो आज एक किसान आया तो उसने कहा गाड़ी मेरे को सब्जी बेचनी है, आप टेम्पू को साइड में करो। तो जिस उपरांत वो दादागिरी से उतरा, तेरा बाप का रोड है क्या। वो आते ही गाड़ी पे बैठे बैठे किसान को करीबन 10 से 15 लोगों ने घेर कर बहुत बुरी तरीके से मारा। उसके नाक में और सिर में और अन्य जगह चोट आई है, जिस उपरांत हमने सभी किसानों ने मिलकर मंडी का गेट बंद कर दिया और हमने शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि आइंदा अगर ऐसा होता है तो हम सभी किसान यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर 2 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो अजमेर लेवल पर हम सभी किसान मिलकर प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ सभी एकजुट होकर मंडी को बंद रखेंगे, चाहे हम सब्जी का बहिष्कार करना पड़े, कुछ भी करें। वैसे भी किसानों की वैसे भी अभी जो आना सागर के चैनल खोल दिए गए हैं, उससे भी सभी किसान वैसे भी हैरान परेशान है, और वो पानी में से तोड़ के सब्जियां ला रहे हैं, जो पानी भरा हुआ है उसमें से सब्जियां तोड़ के ला रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ वैसे भी परेशान होके यहाँ आ रहे हैं, तो उसके फिर भी ऐसा हाथापाई और उतारू हो जाते हैं। आए दिन की ये उनकी आए दिन की गुंडागर्दी है, क्योंकि ये सभी टेम्पो वाले एकजुट होके आ जाते हैं। और बेचारा किसान क्या करेगा, किसान मेहनत करना जानता है, लड़ाई करना नहीं जानता है। किसान मेहनत करता है, वो लड़ाई नहीं करता है। तो आप शिकायत दे रहे हैं? जी, हम लिखित में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं उनके खिलाफ। अगर कोई कानूनी कार्यवाही अगर नहीं होती है 2 दिन के अंदर, तो हम अजमेर लेवल पे करेंगे धरना प्रदर्शन। आपका नाम? गणेश सिंह रावत। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।